हेलो दोस्तों। तो हम लोग जो आपका ये सीरीज चालू हुआ है आज से, हम लोग साइंस जो आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम जो हुआ था, आपका जो 21 वाला भर्ती जो 22 में आपका एग्ज़ाम लिया था ग्रुप डी वाला, ठीक है, उसका हम लोग सेट को सोल्यूशन करेंगे। क्या केवल हम लोग साइंस के सेट देखेंगे? केवल क्या करेंगे हम लोग? केवल साइंस के सेट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि साइंस जो होता हुआ आपको रोज़ मतलब एक एक सेट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आपका जो लेटेस्ट जो ग्रुप डी आपका जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये आपका आज का पहला सेट है, ठीक है, जो मतलब जो 17/17/2022 के सीट नंबर 1 का हुआ था, ठीक है। ये ग्रुप डी वाला क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक तैयार किया जाता है। एक सफ़ेद चूर्ण मतलब बनता है, इसका उपयोग अग्निरोधी मतलब कि आग बुझाने के रूप में किया जाता है। वो यौगिक क्या है आपको दिख रहा होगा। हमने इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख रखा है कि आपका जो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसको हम लोग कहते हैं पीओपी। क्या पीओपी कहते हैं? अब देखिए आप इसको कहाँ कहाँ देखे होंगे। आप जब देखते हैं कि भवन में कहीं कुछ टूट जाता है तो वहाँ पे, या आपकी हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, हड्डी जो प्लास्टर होता है आपका क्या होता है, उजला उजला, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। या मूर्तियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें और कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। तो जिप्सम होता है, जिप्सम CaSO4 2H2, जब उसको गर्म करते हैं ना 120 डिग्री, या क्या आपको 393 केल्विन पर गर्म करते हैं उसको, तो क्या होता है आपको पीओपी बनता है। तो क्या होता है, जो ये आपका फार्मूला है, इसमें आपका आधा पानी उड़ जाता है। इसमें क्या होता है, आधा आपका पानी उड़ जाता है। मतलब जो आपका फार्मूला होता है उसका होता है कि CaSO4 2H2, जब उसको गर्म करते हैं 120 डिग्री या आपका क्या 393 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो उसमें से आधा पानी उड़ जाता है। जो आधा बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप इसको ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा को भी ध्यान रखिएगा, और आपका ये धावन सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन को रिपीट करते रहिए, ध्यान में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बताइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किए सकते हैं। आप भी जानते हैं, क्लास 10th में पढ़े थे कि जो प्रतिबिंब होता है क्या, कि जो प्रतिबिंब होता है आपका दो तरह के होता है। एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। और आभासी प्रतिबिंब को ही हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या आभासी प्रतिबिंब को ही क्या कहते हैं हम, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हम लोग जो घर में जो औरतें होती हैं, जो बिछौना बनाती हैं या कपड़ा पर कोई चीज़ बनाती हैं, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब को ही बना सकती हैं। अब देखिए इसमें जो आपका होता है, आप जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बना नहीं सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ये 4 और 3 तो कटेगा। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन सी में दिया है वास्तविक और छोटा, तो ये दोनों का हो जाएगा इसका आंसर। तो मैंने क्या कि हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर बना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर हो जाएगा सी, जिससे आपको दिया हुआ है 1 और 2, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। जो क्वेश्चन 3 है, इसका क्वेश्चन 3 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अब देखिए आप क्लास 10th में ही पढ़े हैं कि आपको दिखाएगा जो चैप्टर 1 है आपका, ये चैप्टर 1 है आपका, क्या चैप्टर 1 का जो नाम है आपका रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, जो चैप्टर है उसमें ही लिखा हुआ है कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है और क्या सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये दोनों का उपयोग हम लोग करते हैं श्वेत स्वयं फोटोग्राफी के रूप में मर्द करते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, ये तुरंत जैसे ही आप प्रकाश में इसको लाएंगे, ये प्रकाश से अभिक्रिया करेगा और क्या होगा, ये टूटने लगेगा और काला होने लगेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखना है इसको। मतलब कि ये प्रकाश संवेदी होते हैं, मतलब जैसे प्रकाश पड़ा ये टूटने लगते हैं, विखंडित हो जाते हैं, ठीक है। और चलते हैं आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन 4 है अभी आसान है, कोई क्वेश्चन कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धारावाहिक प्रणालिका इनमें से कौन सा कथन सही है। मतलब धारावाहिक प्रणालिका के लिए आप देखे होंगे कि खोखला गोला लेते थे या खोखला बेलनाकार कोई ले लिए और क्या करते थे, उस पर तार लपेट देते थे, ठीक है। तो क्या होता था, आपका बेलन बन जाता था, उसमें कुछ एक चुंबक रखते थे, मतलब लौ चीज लौ पदार्थ रखते थे, तो क्या होता था, वो चुंबकित हो जाता था। इसीलिए आप देखिए क्या कह रहा है आपका जो इसमें कंसेप्ट है, इसमें ध्यान रखिए। कह रहा है कि धारावाहिक प्रणालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखना इसको। पहला कथन कह रहा है इसका उपयोग मृदु लोहे, मतलब लोहे को टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। अभी आपने बताया, हाँ ठीक है। दूसरा कह रहा है यह छड़ चुंबक यह छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो तीसरा कह रहा है कि क्षेत्र रेखाएं इसकी वृत्ताकार होती है, संकेंद्रित वृत्ताकार होती है, नहीं इसकी समांतर होती है, ठीक है। क्या होती है इसकी, इसके था समांतर होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपको 1 और 2 इसका सही है। अब देखिए आपको ऑप्शन किस में दिया हुआ है, अब ऑप्शन सी है, उसमें आपको दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्या कि ए और बी दोनों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स का पूर्ण नाम क्या है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो पूर्ण नाम होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यून इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका यौन संचरण रोग है, क्या यौन संचरण रोग है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये आपका ये वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। आपको क्लास 10th में बताया गया है, ये क्लास 10th में ही है। मतलब कि जो ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं लगभग यहाँ पे क्या आपके क्लास 10th से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या क्लास 10th से ही पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 कह रहा है आपसे कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में
पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन था? क्या लिवलेंट्स के जो अभिक्रिया हुआ था उसमें कहा पहला तत्व और अंतिम तत्व क्या था? आप जानते हैं कि जो पहला तत्व था वो आपका था हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व क्या था? और अंतिम तत्व था थोरियम। क्या था अंतिम तत्व? क्या था इसका अंतिम तत्व? था थोरियम। ठीक है, इनके समय में 56 तत्व कहीं खोज हुआ था। क्या इनके समय में क्या हुआ था? 56 तत्व कहीं खोज हुआ था। 56 तक तत्व में 56 तत्व ही खोजे गए थे इनके समय में। ठीक है, और ये क्या करते थे? ये सूर्य के नाम पर सा रे गा मा पा धा नि सा इस आधार पर अपने 8 तत्वों को सजाया। लेकिन ये क्या आपके ये कैल्शियम, मतलब कि जो कैल्शियम आपका जिसका परमाणु संख्या 20 होता है और द्रव्यमान संख्या 40 होता है, ये वहीं तक सजा पाया था। पूछता है कि न्यूटन का नियम होता है कहाँ तक लागू होता है? और अगर परमाणु संख्या के रूप में पूछ रहा है तो 20 तक, द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है 40 तक, और आपको उसमें आपका क्या तत्व का नाम लिखा है, आप ध्यान रखिएगा कैल्शियम तक ही लागू रहा। ठीक है, मतलब कि ये भारी तत्वों के लिए लागू नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 7 क्या आते हैं? क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है आपसे? क्या क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव, क्या कौन सा जीव पर्यावरण को स्वच्छ रहने में सहायक होते हैं? तो आप भी पढ़े होंगे कि क्लास 10th कहीं जो लास्ट चैप्टर था पर्यावरण वाला, उसमें आप पढ़े होंगे कि जो अपघटक, मतलब कि अपघटक के नाम सुने होंगे, वो क्या करते हैं कि जो कोई चीज़ मर गया तो उसको क्या करते हैं? सराले गिराने का काम करते हैं। क्या सराले गिराने का मतलब उसको सराते हैं, उसको क्या करते हैं? माटी में मिला देते हैं, तो कब क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या? जीवाणु और क्या जो कवक होते हैं क्या करते हैं? इस सराले गिराने का काम करते हैं। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन 8 ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कह रहा है कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है। क्या जो आपका मुख्य अक्ष होता है, ये आपका यही दर्पण हो गया। ठीक है, आपको दर्पण बताते हैं, मान लीजिए दर्पण हो गया। ठीक है, आपका ये मुख्य अक्ष हो गया, इसी को प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, देखिए वो पहले ही गलती हुआ, इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहेगा, दिख भी नहीं करेगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा के फिर से साइड में आते हैं। इधर मान लीजिए ये कि आपके मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष कह रहा है कि ये आपतन बिंदु को अभिलंब माने कि यहाँ कितना कोण बनाता है? 90 कोण बनाता है, सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। क्या जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपतन बिंदु जो किरणें आती है, नहीं, किरण आके जहाँ टकराएगी दर्पण पर, यहाँ वाला आपतन बिंदु होगा, इसलिए आपका यह सेकेंड ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो आप एफ ही जानते हैं, यहाँ मुख्य फोकस होता है, जिसे हम लोग एफ लिखते हैं, और आपका क्या मुख्य फोकस पर ही होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन में क्या जो ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 3 है यही सही है। आपको ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है कि आपको क्या 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? आइए, क्वेश्चन 9 कह रहा है कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SCER माने कि आपका ये होता है, आपको हम लोग पढ़े थे अंतःपरिद्रवी जालिका। क्या अंतःपरिद्रवी जालिका के बारे में सुने होंगे आप लोग। आते हैं ऊपर, आपका क्या ऑप्शन दिया है इसमें? अंतःपरिद्रवी जालिका क्या करता है? तो आप क्लास 10th में ही पढ़ते थे SCR अंतःपरिद्रवी जालिका। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक रुखुर वाला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये क्या करता है आपका? ये जो करता है आपका, ये औषधियों और विषों का निराशवीकरण करता है। मतलब जो औषधि या विष होता है उसको करता है, उसको मतलब कि उसके जो आपका विष होते हैं उसको मैं अभिक्रियाशील को निष्क्रिय कर देता है। क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका नाम है अंतःपरिद्रवी जालिका। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और जो एक चिकनी होता है परिद्रवी जालिका, एक रुखुर वाला होता है। रुखुर के जो ऊपर जो रुखरापन होता है वो आपका राइबोसोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? राइबोसोम के कारण होता है। एक होता है SCR, एक होता है RER। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 भी आसान है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 10 में भी, क्वेश्चन 10 आपसे कह रहा है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उनमें प्रवाहित धारा की दिशा को परिवर्तित करता है? तो आप जानते होंगे जिसे हम लोग कहते हैं विभक्त वलय। क्या स्प्लिट रिंग भी लिखता है इंग्लिश में, जिसे हम लोग कहते हैं विभक्त वलय। क्या करता है? ये आपका क्या करता है? ये आपको जो धारा होता है उस धारा का क्या करता है? प्रवाह, मतलब जो प्रवाह होता है दिशा को बदलता है। कौन? विभक्त वलय। कौन बदलता है आपको? ये आपका हो गया विभक्त वलय, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जान लेते हैं मोटर के बारे में। मोटर क्या करता है? ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या जो विद्युत मोटर होता है, क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और ये किसके काम करता है? तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। क्या ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है? ठीक है, इसको ध्यान रखना है, या इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब के फिलामेंट डैश प्राप्त करने के से अत्यधिक पतला और लंबा बनाया जाता है। क्या बल्ब के फिलामेंट डैश, क्या बल्ब के फिलामेंट से प्राप्त करने के लिए, बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पतला और लंबा बनाया जाता है। आप भी जानते हैं कि जितने उसको पतला बनाएंगे और जितना लंबा होगा क्या होगा? उसमें उच्च प्रतिरोध होगा। क्या आप जानते हैं प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आप जानते हैं R बराबर क्या होता है? आप जानते हैं R बराबर होता है ρ/L/A। मतलब कि A लंबाई बढ़ेगा, मतलब लंबाई बढ़ाइएगा। क्या आप लंबाई बढ़ाइएगा
तो क्या होगा, आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, लंबाई बढ़ेगा क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, इसका उच्च प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं, उसको पतला और लंबा उसको लपेट के बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब इसमें और जान लेते हैं कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है किसका बना होता है, आपका ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आप क्या टंगस्टन का बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 12 कह रहा है कि जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए Li से F तक, मतलब कि लिथियम से आपका फ्लोरीन तक डैश परमाणु त्रिज्या क्या होती है। देखिए अब देखिए पकड़ना कैसे, पकड़िएगा लास्ट से कि जो Li से F तक जाते हैं क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है। देखिए बढ़ने वाला होगा तो बढ़ने वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये बढ़ने वाला गलत हो गया। अब घटने वाला में 2 है, ठीक है, और ये आपका घटने वाला है। अब ये कैसे पकड़ेंगे, इसमें आप इसमें पकड़िएगा, आप कैसे पकड़िएगा, देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पर बढ़ता है बढ़ता है घटता है घटता है। अब देखिए जब संयोजी और जो नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा, क्या होगा, जब बढ़ेगा तभी ना आपको क्या होगी, त्रिज्या घटेगी। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आपको सी होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या आकर्षण त्रिज्या घटता है तो क्या आकर्षण बल क्या होता है, आपका आकर्षण बल भी घटता है। तो त्रिज्या क्या नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या होगा, घटता क्या है, पर क्या बढ़ता है, क्या आकर्षण बल बढ़ेगा। आकर्षण बल क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जब जब क्या आकर्षण बल बढ़ेगा तो अणु क्या होंगे, पास पास आएंगे। क्या अणु जब पास पास आएंगे तो क्या होगी, त्रिज्या घट जाएगी। इसलिए आपका ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर जो लिखा हुआ है सी में, जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है आपको, ये आंसर होगा। जब यहाँ देखिए आकर्षण बल घटेगा ना, जब कह रहा है कि यहाँ जब आप ऑप्शन बी मारिएगा कि आकर्षण बल घटेगा तो क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से क्लियर होगा। देखिए यहाँ 2 को नहीं धराएगा आपसे, लेकिन 2 लास्ट को धरिएगा तो यहाँ से आपको धरा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय जब एग्जाम में आप तेजी में घबराई में हो तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, या आप कन्फर्स्ट होंगे तभी मारेंगे इस क्वेश्चन को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे 13 कह रहा है, क्वेश्चन 13 कह रहा है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण बारीक किरणों में से डैश के कारण दिखाई देता है। क्या किस कारण से जो किरणें होती है वो क्या होती है, दिखाई देती है। अब जानते हैं कि प्रकाश के प्रकिरण के कारण क्या होती है, आपको किरणें दिखाई देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। आपको टिंडल प्रभाव नहीं दिया हुआ है, आपको ऑप्शन दिया है प्रकाश का प्रकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए कोई वस्तु में कैसे दिखाई देता है, जब वस्तु हमको वहाँ से प्रकाश का होती है टकरा कर लौट के हमारे पास तक आती है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसी कारण से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, आप देखेंगे अपवर्तन का कि पानी में मछली उठी हुई दिखाई देती है, पानी में जब पेंसिल डालते हैं गिलास में टूटा हुआ दिखाई देता है। ये सब किसका, अपवर्तन का उदाहरण हो गया है। वर्ण विक्षेपण जानते हैं कि प्रिज्म के 7 रंगों में टूट, जो प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो 7 रंगों में टूट जाता है, आपका वर्ण विक्षेपण में आता है। ठीक है, आपका ये प्रकीर्णन आपका ध्यान रखिएगा ये आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका क्या, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है ये आपसे कि कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। तो आप ये जानते हैं श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो उपास्थि के छल्ले होते हैं क्या करते हैं, वायु के प्रवाह को बिखरने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 15 आपका दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका सेम टू सेम NCERT से उठा के डाल दिया गया। इसको सेम टू सेम ये क्या कर रहा है, NCERT से उठा के इसको डाल दिया है आपको। ठीक है, क्या कह रहा है, चित्र बना के दे दिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कह रहा है, इसमें कौन क्या है इसका नाम बताना है। आपको ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, छोड़ कहते हैं इसको, आपको ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, आपको पहचानना है इसमें से कौन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये पहले वाला का नाम पूछ रहा है, इसका ऊपर वाला क्या है, तो ऊपरी अधिचर्म है, नीचे वाला क्या है, निचली अधिचर्म है। और ये आपको 3 नंबर जो दे रहा है क्या है, रक्षक कोशिकाएं हैं। कौन है, द्वारक कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं। ये आपका वायु आकाश मतलब क्या, खाली स्थान है। ठीक है, 4 नंबर क्या है आपका, हरित लवक दिखाई दे रहा है। 5 नंबर क्या, 5 नंबर दिखा रहा है हरित लवक को। तो ये आपको ऑप्शन में खोल लेना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसमें आपको दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर सी में सबको दे दिया है, आपको यही आपको टिक कर देना था, आगे बढ़ जाना था। ठीक है, अब आते हैं अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 16 कह रहा है आपसे कि श्वसन इनमें से किस अभिक्रिया में श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं कि जो पाइरुवेट होता है, क्या जो पाइरुवेट CO2H2O ऊर्जा में रूपांतरण होता है, श्वसन का किस किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का आवश्यकता होती है। तो जब अब पाइरुवेट तो क्या होगा, जब ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट में तब क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और कहाँ होती है आपका पाइरुवेट CO2 और H2, जो पाइरुवेट होता है CO2H2 ऊर्जा के रूप में टूटता है तो क्या होता है आपका ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कब, ये कहाँ होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या कहाँ होता है, ये प्रक्रिया कहाँ होती है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है ये प्रक्रिया आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 16 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 17 कह रहा है आपसे, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के गणितीय रूप को
क्या करता है, निरूपित करता है। तब जानते हैं फॉर्मूला कि क्या V बराबर आई आर होता है, या I बराबर V बाई आर होता है, या R बराबर V बटा आई होता है। जो भी याद रखिए। तो इसमें ऑप्शन जो मिल रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, V बराबर आई आर। ठीक है, और ये भी इसको ध्यान रख सकते हैं, दे सकता है इसको भी आपको ऑप्शन में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन जो 18 दिया हुआ है, कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है उसको हम लोग कहते हैं अंतःनिस्यंदन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं अंतःनिस्यंदन। ये भी जानते हैं एक प्रक्रिया और होता है कि वाष्प उत्सर्जन क्या है। जानते हैं कि वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, कि जो पानी होता है, जो जल होता है, वो वाष्प के रूप में पत्ती के पास से उड़ता है। ये इसके उड़ने का मतलब मेन पर्पस है कि जो आप आपका पत्तियाँ क्या आपको जो पत्ती होती है वहाँ से उड़ता है, और क्या पत्ती के ताप को मतलब कि नियंत्रित रखता है, मतलब कि उसको जलने नहीं देता है। इसका कारण ये भी है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन जो 19 है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसको ध्यान रखना आपको, कौन सा कथन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें कि फ्यूज बनाने, पहला ऑप्शन कि टीन लेड मिश्र धातु उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। कि मतलब टीन और लेड जो मिश्र धातु होता है इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, फ्यूज बनाने में किया जाता है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज को विद्युन्मय तार मतलब कि गर्म तार में जोड़ते हैं इसको। ठीक है, अगला कह रहा है फ्यूज बनाने हो तो चयनित पदार्थ का गलनांक ऊंच होना चाहिए। नहीं, जब ऊंच गलनांक पर गलबे नहीं करेगा, इसलिए आपका ऑप्शन जो ये है ये बात गलत है। और आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि एक और ऑप्शन एक और ऑप्शन 2 क्या है आपका सही है। आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये आपका क्लास 10th में ही दिया हुआ है। ये क्लास 10th में अब आपको ये अभिक्रिया समझाया हुआ है, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लोर एल्कली अभिक्रिया में 3 उत्पाद क्या क्या बनते हैं। तो आप भी जानते हैं क्लोर एल्कली अभिक्रिया में हम NaOH बनाते हैं। क्या बनाते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, NaOH बनाते हैं। तो क्या होता है हाइड्रो का, उसमें आपको बनने पर क्या होता है, जब जब अभिक्रिया होती है नमक के साथ तो क्या होता है, NaOH बनता है, क्लोरीन बनता है, और क्या हाइड्रोजन भी बनता है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ये तीनों बनता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि दो क्रमागत सजातीय श्रेणियों के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना का अंतर होता है। ये आपका होता है 14 का, क्योंकि क्या उसमें CH2 का अंतर होता है। तो C का हो गया आपका 12 और H का एक हो गया 2, मतलब कि हो गया 14, मतलब 14 परमाणु द्रव्यमान का अंतर होता है, आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अभी आपको इस फॉर्म में पूछा, आपको इसको देके फॉर्म में पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 22 क्या है, 22 आपको यहाँ ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन 22। ठीक है, क्वेश्चन 22 भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका, ये अभिक्रिया वाला चैप्टर से है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसमें बहुत भूलती आता है, तो भूलती आना नहीं है। कह रहा है कि FeSO4 और क्या Fe2O3 और यहाँ PQRS दिया हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर संख्या लिखना है। अब देखिए यहाँ पे S कितना है, एगो है। देखिए यहाँ पे S कितना है, यहाँ पे आपको S 2 गो दिख रहा है। क्या आपको S 2 गो दिख रहा है, और वो कितना है, यहाँ O 4 गो है, यहाँ O 3 गो है, यहाँ 2 गो है, यहाँ पे कितना है 3 गो है। 3 3 6 2 गो 8 गो O हो गया। ठीक है, जब 8 गो O हो गया और S 2 गो हो गया तो क्या करिए आप P के पास 2 रखिए। क्या करिए आप P के पास यहाँ 2 रखिए। जब 2 रखिएगा तो देखिए S 2 गो हो गया, यहाँ पे एगो एगो यहाँ पे। ठीक है, और O हो गया 8 गो, तो यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे 8 गो पूरा हो गया। Fe देखिए, अब Fe यहाँ पे आपको यहाँ Fe 2 गो हो गया, तो यहाँ पे आपका 2 गो Fe दिख रहा है। क्या आपको यहाँ भी 2 गो Fe दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 गो Fe दिख रहा है। ठीक है, यहाँ संतुलित हो गया। अब देखिए जब सब संतुलित हो गया तो और क्या कर सकते हैं, PQ का मान आप यहाँ अपने मन से 1, यहाँ R का मान 1, क्या R का मान 1 लिख सकते हैं। सब जगह क्या 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो ऑप्शन में क्या एगो में दिख ही रहा है, कब पहले ही ऑप्शन में शुरू में 2 दिया हुआ है, तब का यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसको ध्यान से पढ़िएगा, उसमें से क्वेश्चन आपका पॉइंट टू पॉइंट उठा के डाल दे रहा है एग्जाम में। ठीक है, कोशिश करेंगे कि उस पर एक लेक्चर दिया जाए आपको व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन 23 जो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 23 ये आपका NCERT से उठाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कितने कार्बन अणु भाग लेते हैं। कितने जो कार्बन के अणु होते हैं और कितने जल के अणु भाग लेते हैं। ठीक है, कितने भाग लेते हैं, ये आपका क्या, ये आपका जो दिया हुआ है 6 के अणु भाग लेते हैं। ठीक है, 6
छौ जल के और 6 कमरे से क्या कर लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। लेकिन एक्चुअली जब इसका आंसर देखिएगा आप चैप्टर में देखिएगा तो वहाँ 12 भाग लेता है, लेकिन 12 भाग ले नहीं पाता है, 12 फिर वो बच ही जाता है, 12 में 6 बच ही जाता है। अब जो जो समीकरण लिखा होगा उसमें लिखा होगा 6 CO2 + 12 H2O। तो क्या होता है, जब क्रिया होती है 6वें भाग आपको जल भाग लेता है, 6 का क्या होता है आपको उत्पाद के रूप में मिल जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पर मतलब आप इस पर कंफ्यूज मत होगिएगा कि यहाँ आप देखे होंगे कि आप H2O में देखे होंगे, जब समीकरण देखे होंगे आप NCERT में, तो यहाँ आपको लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 12 H2O, यहाँ लिखा हुआ है 6, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 6 O2 बाहर निकल जा रहा है, और 6 O2 का O2 मतलब बाहर निकल जा रहा है। तो आपका जो जब अभिक्रिया हुआ तो 6वें को भाग लिया, 6 को कार्बन ले रहा है, 12 को लिखा हुआ है लेकिन 12 को में 6 को भाग ले रहा है। इसको ध्यान रखिएगा आप, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर आपका, क्वेश्चन 24 है, 24 कर आपका ये आसान क्वेश्चन है कि यदि आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच वाला कोण क्या होगा कोण। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सोचने वाला है, लेकिन क्लास 10th के जो बच्चे होंगे उसको रटवाया जाता है ग्राफ बनवा के। जैसे ये आपका दर्पण हो गया, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहर से रंगा हुआ है, अंदर से इसका क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। क्या होता है, जब किरणें यहाँ वो कर्ता केंद्र हो गया, ठीक है, इसी जब यहाँ से किरणें आती है ना तो क्या यहाँ पे 90 डिग्री बनता है कोण। क्या होता है, जब किरणें वो कर्ता केंद्र से जब डालते हैं दर्पण पर तो ये कोण कितना बनता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है। तो क्या होता है, किरणें जब 90 डिग्री पड़ती है ना तो फिर इसी पर वापस लौट जाती है, यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 0 डिग्री। कितना बन रहा है, 0 डिग्री। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन दर्पण के साथ कहेगा आपको कि जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से आई तो दर्पण के साथ कितना कोण बना रही है, तब आपको मानना है 90 डिग्री। लेकिन जब आपसे दर्पण से ना पूछ के आपसे पूछ रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण कितना बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 0 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधक की 4 विधियों और उनके कार्य के लिए तरीके को दर्शाते हैं, कौन सा विकल्प इनमें सुमेलन को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉपर टी होता है ये औरतें यूज करती हैं, लड़कियां या जो औरतें होती हैं ये यूज करती हैं कॉपर टी, ये अपने योनि में इसको लगाती हैं। किसके लिए, इसलिए लगाती हैं क्योंकि जो निषेचन होगा और निषेचन रुक जाएगा, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका इस तरह मिला दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुख गोली क्या होता है, मतलब इसको मुख गोली मतलब मुख से गोली खाया जाता है, जिसके कारण आपका क्या निषेचन ना हो, उसके लिए क्या इसको रोपण रुक जाता है, मतलब इसको कहते हैं क्या, रोपण रुक जाता है। ये आपका जो सुने होंगे कंडोम, ये क्या करता है, ये आपका शुक्राणु को ग्रीवा तक नहीं पहुंचने के लिए जो जो पुरुष होते हैं वो लगाते हैं कंडोम को। ठीक है, अपने सीसन में। और अगला हो गया नलिका उच्छेदन, ये क्या करता है, इसको क्या अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचते, जो ये होता है ये क्या करते हैं, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचने देते। इसको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो चैप्टर जनरल चैप्टर है क्लास 10th में उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आप ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन डी में है, आपको यहाँ मिलाया हुआ है, आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे और मिलाकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आपका ये लेक्चर खत्म हुआ। हम लोग कल मिलेंगे 17/8/2022 के जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको लेकर। ठीक है, चलिए जय हिंद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।